हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत के तेवर के सामने चीन का सरेंडर, कहा दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जी हां दोस्तों, भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर कहा है कि हमें कभी अपने मतभेदों को दो देशों के बीच आपसी रिश्तों के ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और असहमतियों का समाधान बातचीत से करना चाहिए। सुई वेंडोंग ने कहा कि चीन और भारत साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण टास्क है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। हमारे युवाओं को यह एहसास होना चाहिए कि दोनों देश चीन और भारत के बीच रिश्ते एक दूसरे के लिए नए अवसरों को खोलेंगे और हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर हैं। भारत और चीन दोनों ही मिलकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं उनका सीधा असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। घबराए इमरान खान ने कहा पड़ोसी देशों के लिए खतरा है भारत, नाजी बन गई है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़बोलापन कभी भी नहीं मिट सकता क्योंकि इस महामारी के समय भी उन्हें भारत और भारत से दुश्मनी ही सूझ रही है। दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को महामारी से जूझ रहे देश पर ध्यान देने की जगह भारत सरकार की आलोचना ही सूझ रही है। इमरान ने एक बार फिर ट्वीट कर मोदी सरकार की नीतियों और पड़ोसी देशों से उनके रिश्तों पर विवादित बयान दिया है। इमरान बार बार विश्व समुदाय से अपील कर रहे हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठा सकता है। हालांकि विश्व मंचों से समर्थन न मिलता देख अब इमरान ने भारत के पड़ोसी देशों को बरगलाने की कोशिश की है। इमरान ने ट्वीट कर कहा है कि हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। यह भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्यवाही इसका उदाहरण है। दोस्तों इमरान खान सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर कहा कि आजाद कश्मीर यानी कि पीओके पर भारत का दावा और वहां हर दिन हस्तक्षेप बढ़ाने की इसकी नीति चौथे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है और युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। भारत की फासिस्ट मोदी सरकार वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है और उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखना चाहती है। यह इस रीजन की शांति के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस तरह की बचकाना बातों के लिए आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से उनके लिए एक चांटा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारत और चीन के बीच तनातनी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मध्यस्थता को है तैयार। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि यदि भारत और चीन चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को ही जानकारी दी है कि अमेरिका उनके बीच स्थित सीमा विवाद से निपटने के लिए मध्यस्थ बनने का इच्छुक भी है और इसको निपटाने के लिए सक्षम भी है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन वेईडोंग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि एक दूसरे के अवसर हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटे सोनू सूद ने महाराष्ट्र के गवर्नर का भी जीता दिल, तारीफ में कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के इस समय में अगर किसी बॉलीवुड एक्टर की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है तो वो है सोनू सूद। सोशल मीडिया पर वह असली हीरो की तरह छाए हुए हैं। आम आदमी से लेकर सरकार तक सब उनके कामों की सराहना कर रहे हैं। अब प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद को गवर्नर की शाबाशी भी मिल गई है। बंद में फंसे प्रवासी मजदूरों को गृह नगरों तक भेजने में मदद कर रहे फिल्म अभिनेता सोनू सूद की महाराष्ट्र के गवर्नर ने पीठ थपथपाई है। दोस्तों पिछले
कई दिनों से मुंबई में फंसे प्रवासियों को उनके अपने गृह राज्यों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने इन प्रवासियों की घर वापसी के लिए कई बसें उपलब्ध कराई और वे लगातार काम कर रहे हैं। इस पर दोस्तों बुधवार को राजभवन ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता फिल्म स्टार सोनू सूद को फोन किया और विभिन्न राज्यों के प्रवासी लोगों को उनके गृह राज्यों में सुरक्षित परिवहन की सुविधा के लिए समर्पित उनके कार्य के लिए बधाई दी है। दोस्तों आप सोनू सूद के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि असली हीरो तो वही है। फिल्मों में भले ही वह खलनायकी करते हो, लेकिन असल जिंदगी में लोगों के लिए हीरो सोनू सूद ही हैं। दोस्तों अगर आप उनकी कोई पिक्चर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, फिल्म दबंग में उन्होंने छेदी सिंह का रोल किया था। दोस्तों सोनू सूद के इस तरह के कार्यों के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारत की जमीन को अपने नक्शे में दिखाने के विवाद में झुका नेपाल, संविधान संशोधन टला। जी हां दोस्तों, भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने वाले नेपाल ने विवादित मानचित्र के लिए संवैधानिक संशोधन को फिलहाल टाल दिया है। इस मानचित्र में नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया है। संविधान संशोधन के बाद नए नक्शों को कानूनी रूप मिल जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एकदम से संविधान संशोधन विधेयक को नेपाल की प्रतिनिधि सभा के एजेंडे से क्यों हटा लिया गया। सरकार द्वारा विपक्षी नेपाल कांग्रेस के साथ मिलकर उठाए गए इस भारत विरोधी कदम को अभी केंद्रीय समिति की बैठक में मंजूरी मिलना बाकी है। दोस्तों काठमांडू पोस्ट ने नेपाली कांग्रेस के कृष्ण प्रसाद सिटोलिया के हवाले से बताया कि मानचित्र को अपडेट करने का निर्णय आगामी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने मामले हो गए हैं। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के 56,14,458 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,50,958 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 17,17,077 मरीज हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, जर्मनी, टर्की, फ्रांस आदि का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में कुल मिलाकर अभी पिछले 24 घंटे में 7,119 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस तरीके से कुल मामलों की बात की जाए तो वह 1,57,935 के पार पहुंच गए हैं। साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटे में 181 लोगों की जान चली गई है और इस तरीके से कुल मरने वालों का आंकड़ा 4,528 के पार पहुंच गया है। साथ ही दोस्तों एक अच्छी खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटे में 3,396 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। दोस्तों भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या 85,722 है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 56,000 से ज्यादा मरीज है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पंजाब इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पूर्वी अफ्रीका में तबाही मचाकर भारत पहुंची है करोड़ों टिड्डियां, यूनाइटेड नेशंस ने दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत के कई राज्यों में टिड्डी दलों के बड़े बड़े दल हमला कर रहे हैं और फसलों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये टिड्डी दल बीते 3 महीनों से पूर्वी अफ्रीका से 10 देशों में भारी तबाही मचाते हुए यहां पर पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने भी बीते दिनों भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए इन टिड्डियों के हमलों को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। यूएन की माने तो भारत में भी टिड्डियों के शुरुआती दल पहुंचे हैं और आने वाले 10 दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। दोस्तों द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डियों के इन दलों ने बीते महीनों में पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, इथियोपिया, साउथ सूडान,
दिंजी पोतिया, एतेरिया और सोमालिया में काफी तबाही मचाई है। इन इलाकों में बारिश होने के बाद से टिड्डियों की संख्या में 20 गुना इजाफा हो गया है और केनिया, इथोपिया, तंजानिया, सोमालिया में इन्होंने इतनी तबाही मचा दी है कि इस साल अकाल की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यूएन के मुताबिक टिड्डियों का एक दल 1/3 स्क्वायर मील में यात्रा कर फसलों को इतना नुकसान पहुंचा देता है जितने में 35,000 लोग एक दिन का खाना खा लें। यूएन ने अफ्रीका में टिड्डियों के इस हमले को टिड्डी प्लेग का नाम दिया है। खासकर सोमालिया में स्थिति काफी खराब है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इस दिन बारिश होने से मिल सकती है राहत। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी के दिन आ गए हैं। उत्तर पश्चिमी समेत मध्य भारत के कई हिस्सों में भयंकर लू चल रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भीषण गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था, जो दोस्तों इस सीजन के सबसे ज्यादा तापमान के तौर पर दर्ज हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑल टाइम रिकॉर्ड साल 1944 में दर्ज हुआ था, जब पारा दिल्ली के सफदरजंग पर 47.2 डिग्री सेल्सियस गया था। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल आने वाले 2 दिनों में गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। साथ ही 31 मई को बारिश की भी संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बीएसएनएल ने लॉन्च किया सबसे लंबी वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान। 600 दिनों तक मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। जी हां दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने अपने कस्टमर्स के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। दोस्तों इससे पहले जियो, एयरटेल और वोडाफोन अपने ग्राहकों के लिए कई धमाकेदार प्लान ला चुकी है। दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक खास लॉन्ग टर्म प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2,399 रुपए है। इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 600 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है। इस प्लान को लॉन्च करने के लिए उन यूजर्स का खास तौर से ख्याल रखा गया है जो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। दोस्तों इस प्लान में 600 दिन की बम्पर वैलिडिटी मिलती है, यानी कि यूजर्स को इस प्लान में पूरे 600 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा मिलता रहेगा। यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें डाटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस प्लान में कोई भी डाटा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हो गया सस्ता। जी हां दोस्तों, इस फैल रही महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। निवेशक अपना रुख बदल रहे हैं, वे सोने के प्रति आकर्षित हो गए हैं, जिससे उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर भी बीच बीच में थोड़ी बहुत कीमत घटती है। इसी तरह से दोस्तों बुधवार को भी सोने के भाव में कमी हुई है। विदेशों में कमजोर रुख के बाद बुधवार को सोने का वायदा भाव 0.39% घटकर 46,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। साथ ही दोस्तों चांदी के भाव की बात की जाए तो चांदी का दाम 47,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसमें भी पूरे 800 रुपए की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा ऐलान, बंद के दौरान अपने होम टाउन में दे सकते हैं परीक्षा। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के मद्देनजर बंद के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिलों या फिर अन्य प्रदेशों में चले गए हैं, उन्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं जिलों में करवाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है। दोस्तों निशंक ने कहा है कि इस महामारी के संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे। ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 3 रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन Vivo Y70s 5G हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स। जी हां दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Vivo ने Vivo Y70s 5G चीन में
लॉन्च कर दिया है। वीवो का यह पहला स्मार्टफोन है जो सैमसंग एक्सियोन 880 SoC से लेस है। इसमें 5G फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y70s 5G में 6.53 इंच का डिस्प्ले है, 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज और ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। दोस्तों इस फोन की बिक्री अगले महीने से शुरू होगी। हालांकि फोन की ग्लोबल रिलीज कब होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों यह फोन 3 रंगों फ्लॉग इल्यूशन, स्टारलाइट ब्लू और मून शेडो ब्लैक में उपलब्ध होगा। Vivo कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 6GB प्लस 128GB वाले Vivo Y70s 5G की शुरुआती कीमत 1999 युआन यानी कि करीब 21,000 रुपए है। वहीं 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 2,198 युआन करीब 23,000 रुपए है। फोन की बिक्री 1 जून से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब सही होता है और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही दोस्तों आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और क्या क्या कार्य करता हूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।